हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेन के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। इन पॉडकास्ट एपिसोड से हमने काफी कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा, चाहे वो सीमन रिटेंशन हो, चाहे वो युग परिवर्तन हो, चाहे वो काल की अवतार हो। इसी दौरान रिसर्च करते हुए हमें दक्षा मैम के बारे में पता लगा। और कोई डिस्क्रिप्शन कोई बताने की जरूरत नहीं है दक्षा मैम के बारे में, क्योंकि अगर आप एसेंशन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हैं और यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो आपको इनका कंटेंट जरूर आपने देखा होगा। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा मैम, सबसे पहले आपका, आपने ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पॉडकास्ट में आए आप। Thank you, Jashan. Thank you for calling me. Really happy to be here. थैंक यू मैम। और आज का पॉडकास्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ और अगर आप जुड़े हैं कि क्यों ये समय रिसर्चर्स बिलीव कर रहे हैं नॉर्मल नहीं, तो मैम मैं स्टार्टिंग यही करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन के साथ कि ये एसेंशन क्या है और क्या एसेंशन ही युग परिवर्तन है जो धार्मिक लोग बिलीव कर रहे हैं। Yes, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि असेंशन ही युग परिवर्तन है, क्योंकि जब भी हम असेंशन का मीनिंग देखते हैं, असेंशन इज गोइंग अप द डायमेंशनल स्केल, कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं डायमेंशन में। और जब हम युग परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं तो हम 3D से 5D के शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये हम डायमेंशनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, हम ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, तो हम असेंड होते जा रहे हैं। अक्सर एनलाइटनमेंट, वननेस, वो जो स्टेट होती है दैट इज डिफरेंट। बट जब हम असेंशन की बात करते हैं, असेंशन इज गोइंग अप। हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करें, कॉन्शियसनेस को रेस करें। जबकि हम जब एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं या बीइंग वन विद द गॉड, तो उसका मतलब है एनलाइटनमेंट, वन मेंट मतलब एक होना, सोर्स से एक हो जाना। जब हम असेंशन करते जा रहे हैं मतलब हम सोर्स के क्लोज होते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं डायमेंशन में। तो युग परिवर्तन और असेंशन जैसे आप पूछ रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सेम है, डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट तरीके से सब इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैम अगर हम समझें तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कुंडलिनी अवेकनिंग की, तो वो भी बात कर रहे हैं कैसे हम चक्र से ऊपर जा सकते हैं, मूलधारा चक्र से सहस्त्रार चक्र। तो ये क्या एसेंशन यही है? यस, असेंशन यही है, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग की जब हम बात करें, दिस इज लाइट बॉडी एक्टिवेशन, जिसको हम डीएनए एक्टिवेशन से भी रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब कुंडलिनी अवेकन हो रहा है मतलब हमारी बॉडी फ्री फ्लोइंग हो रही है, सुषमना से प्राणा फ्लो हो रहा है, ऊपर उठ रहे हैं प्राणा। तो जब कुंडलिनी अवेकनिंग होता है तो बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस मिलते हैं चाक्रास में, तो जिसकी वजह से कुंडलिनी अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाता है। अभी जो हमारी एनर्जीज चल रही है, जब हम जैसे डीएनए एक्टिवेशन को समझे, तो डीएनए एक्टिवेशन जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट लाइट्स से, जैसे क्रिसमस ट्री में कैसे लाइट्स जलते हैं, वैसे हमारे बॉडी में भी ऐसे डिफरेंट लाइट, वी आर लाइट एक्चुअल में। बट जब वायरिंग ठीक नहीं होती है लाइट की, तो डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, मतलब जो लाइट की वायरिंग है वही ठीक नहीं है। तो लाइट की जो वायरिंग ठीक नहीं है तो लाइट ठीक से जलेगी नहीं। यस मैम। तो जब भी एनर्जी की हम बात करें, कुंडली में जब प्राणा फ्लो होता है, नाड़ियों में से जब प्राणा फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो अगर वायरिंग ठीक नहीं है, अगर नाड़ियां क्लीन नहीं है हमारी, तो वो प्राणा फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुंडलिनी एक्टिवेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे सिम्टम्स भी लोगों को मिलते हैं, दिक्कत होती है। कुंडलिनी चढ़ती है, फिर उसके बाद में फिर से नीचे जाती है, फिर से चढ़ती है, फिर से, क्योंकि उनको ब्लॉक्स मिलते हैं नाड़ियों में। अगर चाक्रास के ब्लॉक क्लियर है, नाड़ियों के ब्लॉक क्लियर है, तो बेसिकली हम कुंडलिनी एक्टिवेशन उसको बोलते हैं कि वो अवेकन हो रही है, कुंडलिनी अवेकन होके वो ऊपर उठ रही है। तो वो कुंडलिनी एक्टिवेशन का जो फेज है, हम लोग फिर से लाइट बन रहे हैं, जो एक्चुअल में हमारा जो ब्लूप्रिंट है, डिवाइन ब्लूप्रिंट है, हम लाइट बन रहे हैं। तो इसको हम डीएनए एक्टिवेशन से भी रिलेट करें। अब इनिशियल जो प्रोसेस है, हमें ब्लॉकेजेस क्लियर करने, जब तक ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होगी तो एनर्जी फ्लो कैसे होगी बॉडी। तो इसलिए कुंडलिनी अवेकनिंग तभी हो पाएगी। और ये कुंडलिनी अवेकनिंग जो इतना जो हाइप है थर्ड एक्टिवेशन का, कुंडलिनी अवेकनिंग का जो इस वक्त इतना चल रहा है, पहले तो हम लोग को बेसिक्स ये क्लियर होना है कि हमें अपने लोअर चक्रास को सफाई करनी है। लोअर चक्रास जब तक साफ नहीं होंगे तब तक वो ऊपर, क्योंकि इतने सारे डिस्टॉर्शंस है प्रेजेंट। और ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग का फेज होता है, यहाँ पर जो सोल्स आए हुए हैं ऑलरेडी, वो हायर सेल्फ के थ्रू ऑर्केस्ट्रेट होता है, मतलब हायर सेल्फ डिसाइड करता है कुंडलिनी अवेकन इनका होगा नहीं होगा। मैंने देखा लोगों को 50-50 साल तक भी टेक्निक्स करते हैं कुंडलिनी एक्टिवेशन का, लेकिन उनका कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होता है। तो इट्स नॉट जस्ट कि टेक्निक्स करके हम कुंडलिनी को एक्टिवेट कर सकते हैं, दिस इज सोल गाइडेड। हम जब एक डिसाइड करके आते हैं यहाँ से पहले
कि यस ये लाइफ में हम अपने आप को इस तरह से एक्टिवेट करके जाएंगे। तो एक हायर सेल्फ गाइडेड होता है, जब हमारा सोल रेडी है, हमारा हायर सेल्फ रेडी है, तभी वो चीज होगी। मतलब उतना ही आपको दिया जाएगा जितना आप हैंडल कर सकते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि हम हैंडल नहीं कर सकते, क्यों ऐसा हो रहा है, बट उतना ही दिया जाता है जितना आप हैंडल कर सकते हैं। तभी वो फेज जब भी एक्टिवेशन का भी आ रहा है तभी ही आ रहा है जब भी हायर सेल्फ डिसाइड कर रहा है कि रेडी हो आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए, तभी वो चीज होती है, ऑर्केस्ट्रेट होती है हमारे लिए। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन था। अच्छा वो आपने ये क्वेश्चन पूछा कुंडलिनी एक्टिवेशन का, तो ये हम इसे इस तरह से, क्योंकि मैं कुंडलिनी एक्टिवेशन को डीएनए एक्टिवेशन से ही रिलेट करती हूँ, बिकॉज डीएनए एक्टिवेशन और कुंडलिनी एक्टिवेशन आर बोथ सेम, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। जैसे आपने बात की कि कुंडलिनी अवेकनिंग में कुछ ब्लॉक्स आते हैं, तो ये क्या मिथ है कि कुंडलिनी अवेकनिंग के समय पर कई लोग इसे हैंडल नहीं कर पाते, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके, या ये सिर्फ मिथ हो सकते हैं? अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, अगर हम एक तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है तो उनको वो डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अक्सर माइंड बीच में आता है चीजों के। और जिस तरह से आप गूगल सर्च करोगे इतने सारे सिम्टम्स दिखेंगे, लोग आधे तो सिम्टम्स देख कर ही डर जाते हैं। तो कितनी सारी चीजें तो वो है, बट इसमें ऐसा कोई फियर की बात है नहीं, आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आप हैंडल कर सकते हैं। मैम अब हम बात कर रहे हैं कि एसेंशन की, और एसेंशन ट्रांजिशन माना जा रहा है फ्रॉम 3D टू 5D। जैसे काफी रिसर्चर्स बात करते हैं कि 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में हम जा रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल इंसान समझे तो 3D हम समझते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये लेमन टर्म्स में हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या 3D है और क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसे 5D से? ठीक है, सो यहाँ पे हम 3rd डायमेंशन 3D की बात जब कर रहे हैं, डायमेंशन इज इक्विवेलेंट टू आवर चक्रास। तो जब हम 1D बात कर रहे हैं तो हम लोग रूट चक्र की बात कर रहे हैं, जब हम 2D बात कर रहे हैं तो हम लोग सैक्रल चक्र की बात कर रहे हैं, जब हम 3D बात करें मणिपुर चक्र, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्र। तो अब तक हम लोग जो रहते आए थे, जब हम बोलते हैं कि हम 3D रियलिटी में रहते आए, तो यहाँ पर हम अपने 3 चक्र के कॉन्शियसनेस में रहते आए हैं। मतलब सर्वाइवल मोड रूट चक्र, सैक्रल चक्र पेन बॉडी, पेन के इसमें, सोलर प्लेक्सस चक्र पावर और कंट्रोल। yes, तो यहाँ पर जब हम 3D की बात कर रहे हैं, हम लोअर 3 चक्रास में अब तक जीते आए थे। अभी जब हम ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग 4D से होते होते हम जा रहे हैं अपने 5D में, 5D कॉन्शियसनेस में। कोई लोग उसको 4th डेंसिटी बोलते हैं, कोई लोग उसको 5D बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कम से कम क्या चाहिए, हमें हार्ट चक्र एक्टिवेट चाहिए, तभी हम उस 5D कॉन्शियसनेस में जा पाएंगे। तो यहाँ पर हम हमारा जैसे नीचे के चक्र से ऊपर उठ के हम अपने हार्ट स्पेस में आ रहे हैं, और हार्ट होता है हमारा सोल। हमारा हार्ट से हम कनेक्ट करते हैं अपने सोल से। तो यहाँ पे हम फिजिकल सेल्फ से, इमोशनल सेल्फ से, इंटेलेक्चुअल सेल्फ से आ रहे हैं अपने सोल सेल्फ। मतलब हम लोग अपने हार्ट से जुड़ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। और ये इसके लिए जो हम शिफ्ट बोल रहे हैं 3D से 5D, यहाँ पर हम असेंशन इसके लिए हो रहा है क्योंकि हम अपने सोल से जुड़ रहे हैं। अब तक हम ईगो सेल्फ में थे, अब हम हायर सेल्फ में जा रहे हैं। तो ये शिफ्ट हम इस तरह से समझ सकते हैं, 3D टू 5D जो शिफ्ट हो रहा है, हम लोग अपने चक्रास में ऊपर उठ रहे हैं। तो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे के सेल मेम्ब्रेन्स मर्ज हो जाएंगे और हमारे हार्ट से ही दुनिया स्टार्ट होगी। मतलब हम हार्ट स्पेस में रहकर ही पूरी दुनिया चलेंगे, मतलब ऐसे हमारी लाइफ हो जाएगी अभी। और मैम एसेंशन को प्रूव करने के लिए कई लोग बात कर रहे हैं कि आवर अर्थ इज पासिंग थ्रू अ फोटोन बेल्ट, कि ये अर्थ पास कर रहा है फोटोन बेल्ट से। जैसे आपने रिलेट करा कि डीएनए एक्टिवेशन होने वाला है, कुछ ऐसे डोरमेंट डीएनए हैं, कुछ कोडोन्स हैं इनएक्टिवेटेड, जो इस दौरान एक्टिवेट होंगे, जिस कारण हम और वेस्टर्न फिलोसफर साथ में बात कर रहे हैं जीसस कॉन्शियसनेस की, कि ये समय में हम एक हायर सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं। तो मैम जो ये सारी चीजें हो रही है, जैसे चाहे वो वायरस था, चाहे ये वॉर्स हो रहे हैं, ये सारी केओस अराउंड द वर्ल्ड है, तो क्या ये उसी चीज का पार्ट है? बिल्कुल, अगर हम हायर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सब वही हो रहा है कि मतलब अभी देखो हम वॉर्स या वायरस या एक तरह से अगर हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों की कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो रही है, अवेकनिंग के इसमें हम जा रहे हैं। कितने सारे लोग पिछले 2 साल में आप देख ही सकते हैं अवेकन हो रहे हैं। तो इट इज हैपनिंग फॉर अवर हायर गुड। और दूसरी है कि बहुत सारे इल्यूजन्स भी फॉल हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम फोटोन बेल्ट से पास हुए। किस तरह से प्लैनेट अर्थ सन के आसपास घूमता है, 1 साल लगा देता है सन के आसपास घूमने में, वैसे हमारा सोलर सिस्टम रहता है। हमारा सोलर सिस्टम घूमता है 26,000 साल, 26,000 ईयर्स उसको लगता है साइकिल घूमने में। उसमें से 2 बार वो फोटोन बेल्ट से पास होता है। तो 2000 का ये फोटोन बेल्ट का टाइम आता है जब 2000 ईयर्स ऑफ लाइट हम बोलते हैं। तो अभी हम 2012 से जो हम पास हो रहे हैं, जो हमारी चेंजेस चल रही है,
यस मैम। तो ये हम अर्थ एक शिफ्ट से पास हो रही है, तो यहाँ पे हम पास हो रहे हैं 2000 ईयर्स ऑफ लाइट, जो हम बोल रहे हैं कि हम फोटोन बेल्ट के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लाइट आ रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इस वक्त फ्लो हो रही है। जिस तरह से आपने मेंशन किया कि ये लाइट जो फ्लो हो रही है हमारे डीएनए को एक्टिवेशन कर रही है, और सोलर फ्लेयर्स जो इस वक्त आप देख ही सकते हैं, इतने सारे सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें मतलब लाइट बना रही है, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है उसमें हमारी हेल्प कर रही है ये जो लाइट आ रही है। बट अगर हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, या अगर हम उस लाइट को हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर सिम्टम्स आते हैं। कोई बीमार पड़ रहा है, किसको बुखार हो रहा है, वो सब सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वो लाइट होल्ड भी तो कर सके, बॉडी इतना प्रिपेयर भी तो रहनी चाहिए उस लाइट के लिए। तो बहुत से लोग अभी अवेकन हो रहे हैं, ये बात आपने सही बोली है। और एक हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि दो रास्ते खड़े हैं, एक ग्रेट रीसेट की ओर जा रहा है, एक ग्रेट अवेकनिंग की ओर जा रहा है। आपको ग्रेट रीसेट में भी बोलेंगे कि मतलब वननेस की बातें और यूनिटी की बातें वहां पर भी होगी, लेकिन वो फोर्स्ड यूनिटी होगी। यहाँ पर जो हम ग्रेट अवेकनिंग का रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ रहे हैं, अपने जो ओरिजिनल सेल्फ है, सोल सेल्फ है, वहां से आप अपने सोल से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ से आप अपने सोल में जुड़ रहे हो। तो इस वक्त जो दो रास्ते हम बोल रहे खड़े, ये हम सबके लिए एक चॉइस है, जैसे फ्री विल चॉइस लेने का एक चांस मिल रहा है हम सबको। तो इतनी सारी जो चीजें हो रही है, उसके साथ साथ हमारा एक चॉइस लेने का भी टाइम है कि हर एक के पास इस वक्त ये चॉइस मिल रही है कि हम अपने आप को कहां पर लेकर जा सकते हैं। और मैम जैसे आपने बात करी फिफ्थ डायमेंशन के बारे में, तो फिफ्थ डायमेंशन जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि यही होगा सत्युग। तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि आज जो स्पिरिचुअली हम मानते हैं कलयुग है, एज ऑफ डार्कनेस, इससे सत्युग को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कैसे डिफरेंस होगा इससे? वही जैसे हम अब तक ईगो कॉन्शियसनेस में रह रहे थे, अभी जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि गोल्डन एज में हम जा रहे हैं, सत्युग में हम जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने सोल नेचर से जुड़ रहे हैं, जो एक्चुअल में हम है, जो डिविनिटी के साथ हम कनेक्टेड है। तो अब ईगो की अगर हम बात करें तो ईगो इज नॉट बैड, बट ईगो हाइपर एक्टिव हो गया, मतलब एक तरह से ईगो अनहेल्दी हो गया है हमारा, जिसकी वजह से इतने सारे पेन, सफरिंग, ड्रामा जो इतना 3D में अब तक चलते आया था, हम इतने सारे जो कार्मिक साइकिल्स में हम घूमते ही जा रहे हैं, कार्मिक इम्प्रिंट्स उठा रहे हैं। तो यहाँ पे वो कलयुग साइकिल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो बार बार रीइंकार्नेशन में हमें लेके जाते हैं। एक बार वो कार्मिक साइकिल में हम फंस गए तो बार बार हम वो रीइंकार्नेशन में फंसते जाते हैं। तो इसको हम 3D से रिलेट कर रहे हैं या हम इसको कलयुग से रिलेट कर रहे हैं, नाम अलग है, चीजें वही है घूम फिर के। फिर चाहे आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, घूम फिर के सब लोग एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम मैंने आपकी साथ में आपके वीडियोस में ये भी सुना था अवतार सेल्फ के बारे में, तो इस पर आप कुछ समझाएं कि ये अवतार सेल्फ क्या चीज है? मैं अपने हिसाब से समझाती हूँ, मतलब मैं किस तरह से इसको समझती हूँ। तो यहाँ पर हम जब धरती पे आ रहे हैं, हम एक 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, बट हम जब धरती पे आते हैं हम 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर इनकारनेट होते हैं, धरती पे जन्म लेते हैं, तो हम लोग 1 2 3 जो हम बोल रहे हैं इनकारनेट आइडेंटिटी हमारी रहती है। ये हम ईगो सेल्फ बोल सकते हैं, इनकारनेट आइडेंटिटी बोल सकते हैं। फिर जब भी हम 4 5 6 डायमेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम सोल आइडेंटिटी में आ रहे हैं। जैसे हम अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं, अब उनमें सोल आइडेंटिटी में आ रहे हैं। फिर 7 8 9 जब हम आ रहे हैं अपने ओवर सोल आइडेंटिटी में आ रहे हैं, यहाँ पे हम मर्जिंग अपने सोल ग्रुप्स के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से हमारे सोल ग्रुप्स भी होते हैं। हम जब भी खुद अपने आप को असिस्ट करते हैं, अवेकन होते हैं, तो हम अपने सोल ग्रुप को भी असिस्ट कर रहे हैं, जो ऊपर हमारे सोल ग्रुप्स है। अभी जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 7D 8D 9D पर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट सेट होते हैं। अभी जैसे कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो आज हम मिलकर इस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं अवेकनिंग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमने 7D 8D 9D पर सोल कॉन्ट्रैक्ट सेट किया, और ये फिर वो धीरे धीरे आ रहा है 3D पे, जो फिजिकली हम चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं 3D पर चीज। तो 7D 8D 9D इज ओवर सोल आइडेंटिटी। और उसके बाद में 10 11 12 की जब हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं अवतार सेल्फ। जो आप मुझे पूछ रहे हो अवतार सेल्फ के बारे में, तो ये 10 11 12 के कॉन्शियसनेस में, ये हमारे अवतार सेल्फ के कॉन्शियसनेस में हम आ रहे हैं। एक बार 12 डायमेंशनल, तभी हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 5D की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपको 5D में अपने आपको एंकर करना है, तो एटलीस्ट आप 12 डायमेंशनल कॉन्शियसनेस आपको आनी पड़ेगी, मतलब अपना अवतार सेल्फ आपको जगाना पड़ेगा। 10D 11D 12D अवतार सेल्फ होता है। यहाँ पे हम
बुद्धा कॉन्शियसनेस हम बोल सकते हैं, या एक बार हमारा 12 डायमेंशनल हो गया, कृष्णा कॉन्शियसनेस हम बोल सकते हैं, या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इसको हम बोल सकते हैं। तो अलग अलग नामों से इसको हम बुला सकते हैं। तो एक बार हमने 12 डायमेंशन पार कर लिया, उसके बाद में जो हमारा 15 डायमेंशन है, 13, 14, 15 जो डायमेंशन होता है वो हमारा ऋषि आइडेंटिटी होता है, जब हम असेंडेड मास्टर बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर जब धरती पे आते हैं, हम सोच के आते हैं कि हम यहाँ से असेंडेड मास्टर बन के जाएंगे, बट होता ये है कि हम इतना उलझ जाते हैं यहाँ पर, हम भूल ही जाते हैं कि ये सब अवतार सेल्फ और ये असेंडेड मास्टर, मतलब हम लोग वो 3D में ही, इनकारनेट आइडेंटिटी में ही रह जाते हैं, और वही कार्मिक साइकिल में हम घूमते रहते हैं, रीइंकारनेशन साइकिल में हम घूमते रहते हैं। तो बेसिकली हम जब यहाँ पर बोल रहे अपना 12D अपना जगाना है, तो हम बोल रहे हैं हम अपना अवतार सेल्फ हमें जगाना है। एक बार हमने वो 12D को पार कर लिया, हम असेंडेड मास्टर बन गए, फिर ये साइकिल्स में आने की जरूरत ही नहीं धरती पे बार बार। तो ये होता है अवतार सेल्फ। तो हम सबके अंदर कैपेसिटी है उस अवतार कॉन्शियसनेस तक जाने की, उस अवतार सेल्फ को जगाने की। जिस तरह से हम कल की अवतार की बात करते हैं, हम सबके अंदर वो एक कैपेसिटी है कि हम खुद वो अवतार कॉन्शियसनेस में अपने आप को लेकर जा सकते हैं। यस मैम, यही मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी क्लियर कर दिया कि क्या हर इंसान डिस्कवर कर सकता है अपने अवतार सेल्फ को, या फिर ये चोजन वन के लिए है? बिल्कुल, ऐसे कोई चोजन वन नहीं होते। हम हर एक जन को इस वक्त तो चांस दिया गया है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि पूरे 7-8 बिलियन जो एग्जिस्ट करते हैं सब जाएंगे 5D में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट जितने जन, मतलब होता ना कि जो अपना एक ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे, इसलिए आज एक जैसे रिपल इफेक्ट हो रहा है कि हम एक दूसरे को जैसे स्प्रेड कर रहे हैं, लाइट को किस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं, हम जैसे एक रिपल इफेक्ट करते जा रहे हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प कर सके, और फिर जो अब डिसाइड करेगा अपने आप को असेंड करना, वो हर एक जन अवतार सेल्फ तक पहुंच सकता है। ये मैम आपने बहुत अच्छा क्लियर करा कि कैसे हमें सबको मिलकर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करना है ताकि हम एक नए एरा में जा सकें। मैम इसी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं इसको एक जर्नी की तरह, कैसे एक नॉर्मल इंसान अपने अवतार सेल्फ को डिस्कवर कर सकता है, कैसे वो 3D टू 5D जर्नी को तय कर सकता है। मैम अब इसमें मैं पूछना चाहूंगा, क्या गुरु एक रोल प्ले करता है, या गुरु के बिना भी कोई इंसान ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकता है? क्या रोल क्या है गुरु का? अगर हम गुरु की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आपने देखा होगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी स्टेट होती है, हर एक इंसान की अपनी फ्रीक्वेंसी स्टेट होती है। तो हम जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी रेस करते जाते हैं, वैसे हमारे जो टीचर्स है, गुरुज है, गाइड्स है, वो भी चेंज होते जाते हैं। आपने अगर अपनी लाइफ में भी नोटिस किया है, एक टाइम पे किसी एक गुरु के साथ या गाइड के साथ आपका अच्छा एक फ्रीक्वेंसी मैच चल रहा था, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी रेस करते हो, वैसे वो हाई फ्रीक्वेंसी के गुरुज और गाइड्स आपके रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली गुरु जो होता है, हम लोग 3D में अक्सर हिरार्की फॉलो करते हैं कि गुरु हमसे महान है, हम कुछ नहीं है, हम एक शिष्य है, गुरु सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि जब भी हम गुरु की भी बात करें, तो गुरु हमारा ही रिफ्लेक्शन, कोई पर्टिकुलर गुरु अगर आपने अट्रैक्ट किया है अपने रियलिटी में, तो कहीं ना कहीं आपकी उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच है, इसके लिए वो पर्टिकुलर गुरु आप इस वक्त अट्रैक्ट कर पाए हो अपने रियलिटी में। तो अपने आप को कम या कोई ऊपर ऐसे हिरार्की नहीं करना है। बट मैं इतना बोलूंगी, अगर आपको गुरु बनाना ही है तो आप ऐसे पर्सन को अपना गुरु बनाइए जो ऑलरेडी असेंड हो चुके हैं, जैसे स्पिरिट फॉर्म में कोई है, जैसे बाबा जी महाअवतार हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कोई जो होते हैं जो ऑलरेडी 12D पार कर चुके हैं, असेंड कर चुके हैं, तो वो आपको उतना उठा सकते हैं जितना वो, क्योंकि गुरु का एक लेवल होता है। अगर वो जितने लेवल में, अगर 8D 9D 10D में कोई गुरु चल रहा है, तो वो आपको 80 90 10D तक ही लेकर जाएगा। अगर वो ऑलरेडी असेंड हो चुका है तो मतलब आपको वो असिस्ट भी करेगा कि आप खुद अपने आप को असेंड करो। तो आज कल के टाइम पे अगर कोई फिजिकल गुरु आपको बनाना है, तो मैं आपको बोलूंगी कोई स्पिरिट फॉर्म में आप गुरु बनाओ जो ऑलरेडी असेंड हो चुके हैं, तो वो आपको असिस्ट करेंगे आपके असेंशन प्रोसेस में। ऐसे नहीं है कि गुरु चाहिए ही रहता है, ऐसे कुछ नहीं है। आप अपने हायर सेल्फ को अपना गुरु बना दो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, अपने आप आपको वो अलाइनमेंट की चीजें मिलते जाएगी। यस मैम, और इसी के साथ मैम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वायरल टॉपिक है, जिसके ऊपर काफी वीडियोस बनती हैं, या एक ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं इसे हम, कि स्टार सीड्स के बारे में। कि या तो लोगों को क्लैरिटी नहीं है, या फिर आज तक जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, हर इंसान स्टार सीड्स को कुछ अलग तरह से डिफाइन करता है। तो मैं आपसे इस लेमन टर्म्स में पूछना चाहूंगा कि स्टार सीड्स कौन होते हैं, क्या है स्टार सीड्स, और इनका ओरिजिन क्या है? तो जब भी हम स्टार सीड्स की बात कर रहे हैं, स्टार सीड्स बेसिकली डिफरेंट स्टार सिस्टम में रह रहे हैं, और फिर यहाँ पर धरती एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा
अर्थ स्कूल इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन के लोग आपको मिलेंगे, तरह तरह के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर चाहे डार्क के साइड भी देखिए, लाइट के साइड भी देखिए, तो स्टार सीड्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्लैनेट या स्टार सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, वो धरती पर आते हैं। और इस वक्त क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा चीज चल रहा है, धरती एक सेंटर ऑफ अटेंशन है इस वक्त, सारे शिप्स अगर आप देखेंगे धरती के आसपास सराउंडेड है, एकदम नजर रखे हुए धरती के ऊपर। तो यहाँ पे स्टार सीड बेसिकली अलग स्टार सिस्टम से इस वक्त आए हुए हैं और इस वक्त वो एंकर कर रहे हैं, मतलब होल्ड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करके। क्योंकि आपने देखा होगा स्टार सीड्स अपने लाइफ में काफी तकलीफों से बाहर निकलते हैं, अपने आप को ऊपर लेकर आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे वो पैराडाइज से एक तरह से हेल में आ गए हैं, पैरासाइट्स के बीच में, ऐसे हम बोल सकते हैं। स्टार सीड एक हायर वाइब्रेशनल इसमें एग्जिस्ट करते हैं, बट वो यहाँ पर धरती पर आए हैं इस वक्त और वो एंकर कर रहे हैं जो धरती का असेंशन प्रोसेस है। ये जो हम युग परिवर्तन की बात करें 3D to 5D, ये इस वक्त स्टार सीड्स के हेल्प से असिस्ट हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे वो कर रहे हैं फिर वैसे वैसे फिर जो दूसरे भी है वो भी असिस्ट कर रहे हैं। तो स्टार सीड्स के बहुत सारे साइंस होते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस भी बनाए हैं। स्टार सीड्स पर बहुत साइंस है, मतलब ये एम्पैथिक सेंसिटिव सोल्स होते हैं काफी, और बचपन से लेके उनको एक जैसे कोई ना कोई एक कॉलिंग आती है, एक पुश आता है कि उनको कुछ करना है, लोगों की मदद करनी है या असिस्ट करना है। और वो बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक चीजों से भी अपने लाइफ में पास होते हैं और अपने आप को ऊपर लेकर आते हैं और दूसरों को एक एग्जाम्पल के जैसे क्रिएट करते हैं कि इस तरह से हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हैं। मैम ये कुछ कैरेक्टर्स से जो डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल इंसान को स्टार सीड से। तो मैम स्टार सीड ये कैसे हेल्प करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं, कैसे हेल्प करेंगे इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए? क्या लोगों को बताकर, या क्या इनके मीडियम होंगे? सबका देखो, सबका मिशन अलग है। कोई ग्रिड वर्कर्स का काम कर रहे, कोई वे शोअर्स का काम कर रहे, कोई बता रहे लाइट कि ऐसे रास्ते पे जाना है, ये रास्ता है। कोई ग्रिड पे, अर्थ के ग्रिड्स पे काम कर रहे कि अर्थ के ग्रिड पे वर्क करेंगे, क्योंकि इंसानों का भी वैसे ही ग्रिड एग्जिस्ट करता है जैसे प्लैनेट अर्थ का, हम धरती का ही पार्ट है। तो धरती के ऊपर अगर ग्रिड पे हम कुछ काम करेंगे तो हमारे ऊपर के ग्रिड पे भी हम काम कर रहे हैं। तो कोई ग्रिड वर्कर्स होते हैं, सबका अपना मिशन होता है, सब यूनिक बीइंग्स है यहाँ पर। तो स्टार सीड्स एक तरह से होल्ड कर रहे फ्रीक्वेंसी, मतलब वो खुद अपने आप के एग्जाम्पल से सेट कर रहे। और स्टार सीड्स इस वक्त अभी नंबर्स के इसमें तो मैं नहीं जाऊंगी कि कितने नंबर्स है क्या है, और बहुत सारे अभी और खुद अपने आप को डिस्कवर कर रहे स्टार सीड्स कि हम स्टार सीड्स है, हम ये स्टार सिस्टम से आए हैं, हम ये है। तो एक जैसे अपने आप को वो रियलाइज करते जा रहे हैं, अपने आप को और अच्छे से समझते जा रहे स्टार सीड्स के हेल्प से। तो ये सबका अपना मिशन है, नॉट नेसेसरी कि हर एक स्टार सीड किसी एक ही मिशन में, पर घूम फिर के अगर कलेक्टिवली देखें तो सबका असेंशन में इस वक्त पार्ट चल रहा है। मैम इसी के साथ एक टॉपिक आता है ट्विन फ्लेम का। तो मैम क्या स्टार सीड्स ही ट्विन फ्लेम होते हैं, या ट्विन फ्लेम को हम कैसे इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, ये सब एक तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। और ट्विन फ्लेम इज समथिंग बहुत रेयर। ट्विन फ्लेम है, जिस तरह से ट्विन फ्लेम का एक तरह से मजाक बनाकर रखा है वैसे नहीं है चीजें, बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ट्विन फ्लेम मोस्टली एक ट्विन फ्लेम यहाँ पर है तो एक स्पिरिट फॉर्म में है। बहुत रेयर होता है कि दोनों ही ट्विन फ्लेम धरती पर आते हैं और असिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो चीजें चल रही है अर्थ काफी डार्क फोर्सेस के कंट्रोल में रहा है, प्लैनेट अर्थ। तो वो ट्विन फ्लेम्स को मिलने नहीं देना चाहती है, या ट्विन फ्लेम्स या सोल फैमिलीज को जुड़ने नहीं देना चाहती है। तो ट्विन फ्लेम्स को जैसे दूर ही रखा गया है, क्योंकि जब तक एक अर्थ का स्टेट नहीं आ जाता है तब तक वो उस यूनियन का स्टेट जो बोलते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन का स्टेट, वो नहीं आ सकता। और ट्विन फ्लेम भी एक तरह से लव की फ्रीक्वेंसी को करते हैं, मतलब वो अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करके लव की फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर एंकर कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम यूनियन एक अर्थ का एक बड़ा प्लान है कि मतलब जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन होंगे, जब ट्विन फ्लेम्स या सोल फैमिलीज या सोलमेट्स के यूनियंस होंगे, तब जाके अर्थ का हार्ट एक्टिवेट होगा, मतलब वो अर्थ के असेंशन में हेल्प करेंगे। बट यहाँ पर कुछ अलग ही इसमें चल रही है चीजें, मतलब ट्विन फ्लेम के नाम पर कुछ ज्यादा ही चल रही है चीजें, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं है, बहुत रेयर है। और ट्विन फ्लेम्स यूनियन भी अगर हम देखें, जब तक अर्थ का एक सर्टेन स्टेट नहीं आ जाता है फ्रीक्वेंसी का, तब तक ट्विन फ्लेम्स यूनियन नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डार्क फोर्सेस करने ही नहीं देंगे यूनियन। मैम इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मैंने एक इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना था जो कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम को मिलाते हैं। एक तरह से वो एक शादी.com है जो बात करते हैं हम कैसे
ट्विन फ्लेम्स को मिलाते हैं आपस में? सी ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मैरिड है हायर डायमेंशंस पे, तो कोई किसी को कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ट्विन फ्लेम्स को मिला सकता है, वो ऑलरेडी एक दूसरे से मिले हुए हैं। बट यहाँ पर क्या, धरती पे इतने सारा जो हम लोग कार्मिक जो साइकिल्स या फिर इतना जो हम बैगेज लेकर आते हैं, जब तक वो बैगेज हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक कैसे ट्विन फ्लेम्स के सामने भी एक दूसरे के सामने भी नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकती है जब तक एक लेवल नहीं आ जाता है हीलिंग का। तो ये जो चीजें हैं जो मतलब ट्विन फ्लेम्स को मिलाने का दावा करते हैं या कोई गाइडलाइंस रखते हैं, इस पर नहीं जाना है। आप डायरेक्टली अपने डिवाइन के साथ जुड़े रहिए और अपना इनर वर्क जितना हम करेंगे, खुद को जितना हम हील करेंगे, अपने आप हम उस फ्रीक्वेंसी को एंकर करते जाएंगे। जैसे आपने अभी बताया कि एक पॉइंट आता है अर्थ की जर्नी का जब ये ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, तो मैम जितना मुझे अभी समझ आ रहा है, या मुझे गलत भी हो सकता है समझ आए, कि उस पॉइंट पे क्या एक आप कह रहे हो एक ट्विन फ्लेम फिजिकल फॉर्म में, एक स्पिरिट फॉर्म में, तो क्या ये आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं उस पॉइंट पर? यस, क्योंकि अभी तक जैसे हम लोग वेल्स ऑफ इल्यूजन में पढ़े थे, अभी आप देख सकते हैं कि हम एलियंस को भी नहीं देख पाते, बट एक टाइम आएगा जब हम एलियंस के साथ बातें भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब हम ट्विन फ्लेम की भी बात करें तो ट्विन फ्लेम जो स्पिरिट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक जन समझो धरती पर है, एक स्पिरिट फॉर्म में है, तो जब ये वेल्स ऑफ इल्यूशन हट जाएंगे तो उनके भी कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ। और अगर वो फिजिकली दोनों ही ट्विन फ्लेम्स इधर आए हुए हैं तो भी एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो वेल्स इतने सारे इल्यूजन्स है, वो इल्यूजन्स हटना जरूरी है, तभी जाके वो अपने आप को समझ पाएंगे या फिर जान पाएंगे। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एक सोल जर्नी, इट्स नॉट जस्ट वो ईगो की जर्नी जो नॉर्मल कार्मिक पार्टनर्स जिस तरह से चलते हैं वैसे नहीं है, दिस इज अ सोल जर्नी। तो जब तक हम उस हार्ट स्पेस में नहीं आएंगे या एक कॉन्शियसनेस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उस जर्नी को हम समझ नहीं पाते। ये मैम आपने बहुत अच्छा क्लियर करा ट्विन फ्लेम्स के बारे में, स्टार सीड्स के बारे में। अब मैम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इंटरनेट पर, जिसके ऊपर हजारों वीडियोस चल रही हैं, हमने भी काफी अपने पॉडकास्ट में इसे डिस्कस करा है, काल की अवतार के बारे में काफी रिसर्चर्स के साथ, कि ये युग परिवर्तन का समय है, जो प्रूफ करते हैं रिसर्चर्स, और कैसे वो एक हायर कॉन्शियसनेस, लोग उसे मान सकते हैं सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, कई मान रहे हैं उसे एक फिजिकल फॉर्म में है। तो काल की अवतार के बारे में आपका टेक क्या है काल की अवतार के ऊपर? मेरे से आप पूछोगे ये चीजें तो मैं आपको बोलूंगी कि हमारे अंदर भी जो अवतार सेल्फ एग्जिस्ट करता है, हम सबको अपने अंदर के कल की अवतार को जगाने का अभी टाइम चल रहा है। तो जब भी हम कली और कल्की की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर की डार्कनेस और जो हमारी गुडनेस है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमें अपने अंदर के कली को खत्म करना है, अपने ईगो को, अपने इसको खत्म करना है, नेगेटिविटी को, और उसको हमें अपने गुडनेस से जोड़ना है, लाइट से जोड़ना है या अपने हायर सेल्फ से जोड़ना है। तो अगर हम कली और कल्की का वॉर भी बोल रहे हैं तो हम अपने इंटरनल वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो भी चीजें हैं हमारा ही रिफ्लेक्शन है, एवरीथिंग इज होलोग्राफिक। तो अगर बाहर से आप किसी कल की अवतार का इंतजार करो और अंदर आप उस स्टेट तक नहीं आए हो, तो आप कल की अवतार को सामने पहचान भी नहीं पाओगे, आपके सामने भी खड़ा होगा। आपके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस जब भी जुड़ेगा तभी आप बाहर भी समझ पाओगे उसको। अगर कोई हायर कॉन्शियसनेस का बीइंग एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो हमें अपने कल की अवतार को, अपने अंदर के अवतार सेल्फ को जगाने की कोशिश करनी है। और दिस इज अ वॉर विच इज हैपनिंग विद इन अस। बाहर जो भी है दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। तो हम जब भी अपने अंदर के ईगो को इंटीग्रेट करेंगे, शैडोज को इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके हम बाहर से वो मैनिफेस्टेशंस भी देख सकते हैं। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं बोलूंगी ये इंटरनल है, हमें अपने अंदर के अवतार को जगाना है। मैम ये आपने अच्छा क्लियर करा कि लोगों के बारे में उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है, पर मैम जो लोग इस कलयुग, इस डार्क एज ऑफ डार्कनेस में ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे उस लेवल तक अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज, अपने कॉन्शियसनेस को रेज, क्या ये ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम 3D to 5D उनके लिए कल की अवतार को फिजिकल फॉर्म में आने की जरूरत है? कि उनका वो कैसे वाइप आउट होंगे? कि जो इंसान कॉन्शियसनेस को रेज करेगा वो तो वैसे ही 5D में पहुंच जाएगा, पर उन लोगों के लिए जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो कैसे इधर सेग्रीगेट आउट होंगे?